Morning, all of you. Am I audible all? आवाज आ रहा है सभी को? गुड मॉर्निंग श्रेया, प्राची, आयुष, गुड मॉर्निंग सारिका, कस्तूरी, मुस्कान, गुड मॉर्निंग विराज, साकिब, गुड मॉर्निंग रोहिणी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, कल के होमवर्क कितने लोगों से कंप्लीट हुए हैं? रिस्पॉन्स करेंगे। मुझे सभी के मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिसका मैसेजेस दिख रहा है। टेलीग्राम पे जो पोस्टिंग की है मुझे मुस्कान और रोहिणी का आया है। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। और बाकी लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्स किए बेटा? क्यों होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ आप लोगों का? अभी आंसर देंगे जल्दी जल्दी सभी लोग। क्या नहीं समझा ऋतिक? और जब समझा नहीं था तो पूछना चाहिए था ना। और कल क्यों नहीं पूछे आपने मुझसे? अभी क्लास के बाद का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं रहता है। जो टाइम दिया रहता है उस टाइम पे करना होता है। सिद्धांत, आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। आपका होमवर्क डन है तो कहाँ पे पोस्ट किया आपने? हिमांशी, कहाँ पे पोस्ट किया आपने? ये सिर्फ एक एक्सक्यूज रहते हैं बेटा, और एक्सक्यूज बन के रह जाते हैं फिर लास्ट तक के। ऐसा नहीं करते जाओ। आंसर भेजेंगे अभी। बताइए क्या था पहला क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है बेटा? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड देखते कितने लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। वेरी गुड रोहिणी। नहीं बेटा कांसा, आपने स्टडी नहीं की अच्छी तरह से, तुक्के मार रहे हो। गुड ऋतिक, हिमांशी गुड, आयुष गुड, मुस्कान गुड। भूमि नहीं, आप भी गलत हो। समृद्धि गुड। कुंदन, आप कल से गलत हो रहे हो, आपने अपने उस पर वर्क किया ही नहीं। कल से यही आंसर आ रहा है आपका। श्रेया गुड। प्रेम, नहीं बेटा गलत है। प्रेम गलत है, विराज गलत है, सिद्धांत गलत है। यार आप कर क्या रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भूमि नो। भूमि थायराइड सही है। ठीक। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा था मैंने। ठीक है, क्या करते हो बेटा? अभी सही है। थायराइड ग्लैंड, ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आज, इतना बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर दिख रहा है। ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है, जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या था? कौन कौन से हार्मोन डिफेंस में यूज होते हैं? चलो आंसर देंगे। डिफेंस में कौन कौन से हार्मोन इनका इन्वॉल्वमेंट होता है? वेरी गुड रोहिणी। बेटा डिफेंस में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपके क्वेश्चन आंसर्स को। चलो, बहुत से बच्चे लोगों का इस पर आंसर नहीं आ रहा है, तो ये आपका अगेन होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे, डिफेंस में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जल्दी करो यार, नहीं तो फिर हमारा क्वेश्चन यहीं पे रह जाएगा। कौन कौन से हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन में यूज होते हैं?
बताइए। या लगता आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है। वेरी गुड रोहिणी। बट एक ही हार्मोन नहीं है, एरिथ्रोपोएटिन ही नहीं होता है, इसके अलावा और कुछ भी होता है। कौन से हार्मोन आते हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर एरिथ्रोपोएटिन ही है। ओके चलो तो ठीक है, अभी ये भी होमवर्क कंटिन्यू रहेगा। अब आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये देखना कि कहाँ कहाँ पे आरबीसी प्रोडक्शन आ रहा है, कौन कौन से हार्मोन जो आरबीसी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये भी आपको आगे यहाँ पे थ्योरी में मिलने वाला है। ठीक है। विच हार्मोन यूज्ड इन टेम्परेचर रेगुलेशन? ओके गुड रोहिणी। नहीं बेटा साकिब, स्पेलिंग गलत लिख रहे हो आप एक तो। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने कुछ ग्लैंड से रिलेटेड जो भी यहाँ पर स्टडी किए थे, आज अगेन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पर कौन कौन सा देख लिए थे। पेनक्रियाज हो गया था हमारा, रिस्पॉन्स करते जाएंगे जल्दी जल्दी। पेनक्रियाज पढ़ लिए थे। पेनक्रियाज हो गया था ना। पेनक्रियाज के बाद और क्या हुआ था कल? मेरी स्क्रीन ब्लर नहीं आ रही है, सभी के साथ प्रॉब्लम है क्या? हर्षिता के साथ प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन का। पिनियल ग्लैंड भी हो गया था। श्रेया बेटा एक बार हर्षिता रिज्वाइन करो। थाइमस भी हो गया था। बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा हर्षिता? नीड टू रिज्वाइन अगेन, आपके साइड से प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोगों को आज एक तो थायराइड ग्लैंड, दूसरा एड्रेनल ग्लैंड। ओके, ये हम लोगों को सबसे पहले देखना है। कौन कौन सा? थायराइड, एड्रेनल, फिर गोनाड जो है वो भी हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस हो गया ना, पिट्यूटरी भी हो गया, पैराथायराइड अभी थोड़ी हुआ है। क्या क्या आंसर दे रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले तो स्लाइड पे आते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले तो थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की हम बात करें तो इसका हम लोग लोकेशन देखेंगे, कहां पर एक्चुअली ये लोकेटेड होती है, कैसी होती है। तो ये डबल लोब आपको दिखाई दे रहे हैं थायराइड ग्लैंड के, दिख रहा है। और ये जो दोनों भी लोब है ये आपस में एक छोटा सा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये एक साइड का लोब हो जाएगा और ये दूसरे साइड का लोब जो एक नैरो इस्मत से आपस में कनेक्ट होती है। और कनेक्शन के बाद फिर यहां से इस तरह से ये जो रहता है ये ट्रैकिया जाता है पीछे साइड से।
तो वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया और लेटरल साइड ऑफ ट्रैकिया, ऐसे ये जो है थायराइड ग्लैंड का लोकेशन होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स जो कि हार्मोन सिक्रेट करेगा, उसे कहते हैं फॉलिकल्स। ये जो रहेंगे ये क्या रहते हैं, फॉलिकल्स। तो यदि हम इसका एनाटॉमी देखें तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है फॉलिकल्स का, और उसके बीच में कुछ स्पेशल टाइप की ऐसी सेल्स होती है जैसे पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, एक ये फॉलिकुलर सेल्स होती है और एक पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है थायरोकैल्सिटोनिन जिसे टीसीटी कहते हैं, इसका सिक्रेशन करेगा। और ये वाला जो है T3 और T4 जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, इसका सिक्रेशन में इन्वॉल्व होता है कौन, थायराइड ग्लैंड। और ये T3 और T4 जो होता है ये हमारे बीएमआर जानते हो, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। समझ गए। और टीसीटी जो होता है ये हमारा कैल्शियम बैलेंस जो होता है हमारे बोन और ब्लड में, उसे रेगुलेट करेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग, क्योंकि ये इरेज हो जाएगा। ये जो है ये क्या है, ये ट्रैकिया है। स्लाइड से प्रिंटेड स्लाइड में भी थोड़ी देर के बाद क्लियर करवा दे रहा हूं मैं, बट हो गया। तो क्या क्या देखे बेटा हमने, तो देखो अभी आपको इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा। इस पिक्चर्स के साथ साथ देखो थायराइड ग्लैंड, ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया के सामने ऐसा ये बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू, और इसके साइड में एक इधर और एक इधर, ये वाला वेंट्रोलेटरल टू ट्रैकिया ऐसा बोलेंगे इसको। लोकेशन जो आता है ना थायराइड ग्लैंड का, वेंट्रोलेटरल टू ट्रैकिया होता है। ओके। फिर इसके बाद जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके जस्ट पीछे साइड, ये देखो 1 2 3 4, 4 राउंडेड जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये भी एक ग्लैंड होती है जिसे पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं, जो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करता है। इसका काम भी क्या है, कैल्शियम आयन जो होता है हमारा ब्लड और बोन्स में, उसे रेगुलेट करता है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड अभी हमें नहीं पढ़ना है, अभी हमें सबसे पहले जो यहाँ पे स्टडी करनी है वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड की हम बात करें, ठीक है, क्या चीज, थायराइड ग्लैंड की यदि हम बात करें तो इसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि जैसे हमारे जो बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है, हमारे बॉडी की जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस चीज का, थायरोक्सिन हार्मोन का। जैसे हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गया, स्पेशली देखिए जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पे भी थायराइड हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थायराइड हार्मोन का प्रॉपरली सिक्रेशन नहीं होगा ना, तो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। ओके। कुछ चैट आए थे मेरे पास, पढ़ लेता हूं किसका क्या क्वेश्चन आया हुआ है। अनन्या क्या कहना चाह रहे हो बेटा, दिख नहीं रहा है, जो मैं लिख रहा हूं वो दिख नहीं रहा है, ऐसा अनन्या का मैसेज है। क्या ऐसा सभी के साथ है? बीएमआर का फुल फॉर्म प्राची का डाउट है। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, रोहिणी के साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है?
दिख नहीं रहा है। ये टेक्सचर की वजह से है क्या बेटा, ये ऐसा इसकी वजह से? एक मिनट, अभी चेक करो, वीडियो फ्रीज हो रहा है। एक मिनट में एक काम करता हूं, मैं अपना नेट नेटवर्क स्विच करने की वजह से जूम ही मेरा एग्जिट हो गया था। नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है बेटा वाले। हाँ, अभी देखिए बेटा, राइटिंग वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, तो यहाँ पे हम राइटिंग करेंगे। ओके, बाकी स्लाइड आपको यहाँ पे दिख रही होंगी प्रॉपरली, तो स्लाइड स्लाइड का प्रिंटिंग सही दिख रहा है यहाँ पर, तो हम प्रिंटिंग से यहाँ पे जाएंगे। तो थायराइड, पहला क्वेश्चन जो होमवर्क का था, थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ओके, पहली चीज। सेकंड, इसके बाद हम देखें तो इसमें टू लोब्स होते हैं जो लोकेटेड होते हैं ट्रैकिया के राइट साइड में, ये भी समझाया मैंने थोड़ी देर पहले। लोब्स आपस में कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे क्या कहते हैं, इस्थमस। थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड होता है स्पेशल टाइप का सेल्स जिसे फॉलिकल्स कहते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रोमल टिश्यूज। यहां पर ये आप देख रहे हो फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यूज दिख रहा है। उसके बाद फिर फॉलिकल सेल्स जो है जो सिक्रेट करेगा क्या चीज, T3 और T4, जिसको हम क्या कहते हैं, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन, T3 मतलब ट्राई और T4 मतलब टेट्रा, आयोडीन से बना होता है इसलिए आइडोथायरोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे T4 रहा तो टेट्रा आइडोथायरोनिन आएगा, और T3 रहा तो उसको ट्राई आइडोथायरोनिन। ऐसे नाम को तोड़ के पढ़ोगे तो समझेगा वो क्या लिखा हुआ है। और एक और हार्मोन सीक्रेट होता है यहाँ से, TCT, जिसे थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। ये थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। इतना क्लियर हुआ बच्चे लोग? रिस्पॉन्स कर दो, अभी सारी चीजें ओके है, कंटिन्यू करें आगे। वीडियो फीस तो नहीं हो रहा ना अभी? अब होना भी नहीं चाहिए कुछ। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और सबसे पहले जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट करता है। एक डाउट था एक बच्चे का, BMR का फुल फॉर्म पूछा था, लिख लेंगे बेटा। BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो चल रही है ना, उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट।
रोहिणी को मालूम था, वेरी गुड। तो अभी यहां पे ये जो थायरोक्सिन है इसका रोल क्या है? तो बेटा हमारे बॉडी की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट, इसमें इन्वॉल्व होता है ये, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ओके, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ क्या कह सकते हैं हम लोग, आरबीसी फॉर्मेशन, ये वाला होमवर्क जो था आपका, कई बच्चे लोग सिर्फ और सिर्फ एरिथ्रोपोएटिन ही बताए थे। याद रखना है कि थायरोक्सिन भी इन्वॉल्व होता है और टेस्टोस्टेरोन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। 3 हार्मोन यहाँ पे शेयर कर दिया मैंने, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए हमसे गलतियां हो जाती है। तो कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। ओके, तो आरबीसी प्रोडक्शन याद रखो। मेटाबॉलिज्म, बीएमआर को कंट्रोल कर रहा, तो कैसे? तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। मींस क्या? तो कल मैंने 3 टर्म समझाया था आपको, एक ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक होता है लाइपोलाइसिस, एक होता है प्रोटियोलाइसिस, और एक कौन सा रह गया? ग्लाइकोजेनेसिस। इन सभी में थायरोक्सिन हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होता है। याद रहेगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि ये वाला डेटा उधर नहीं आएगा। और जल्दी से सभी लोग इन सब की डेफिनेशन बताएंगे नंबर के साथ। ये 1 2 3 4 एंड 5 ये सब आप जानते हो पहले से। चलो बताओ बेटा, शेयर करो जल्दी जल्दी डेफिनेशन। ग्लाइको क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाट डू मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस? बहुत लंबे चौड़े डेफिनेशन में नहीं लिखना है, सिंपल, किससे क्या बन रहा है, 2 वर्ड लिखो। टाइप करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। नहीं जानते तो नो लिख के भेजो। ये सब कल पढ़े थे हमने, रोहिणी का आंसर आया है। खुशी कल आप क्लास में नहीं थे बेटा, है ना? वेरी गुड रोहिणी, यू आर करेक्ट। प्राची बेटा फर्स्ट का आंसर चाहिए। गुड प्रेम। ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन क्या होगा बेटा प्राची, पहले तो ये बताओ। आपने जो आंसर भेजे किसका डेफिनेशन भेजो? कस्तूरी, किसकी वजह से ग्लूकोज जनरेट होगा बेटा? वेरी गुड विराज। आंसर इतने धीरे क्यों आ रहे हैं? क्या इतने बच्चे लोगों को याद है आंसर ग्लूकोनियोजेनेसिस का? बेटा नहीं मालूम तो नहीं लिख के भेजो ना, मैं हूं ना यहाँ पर फिर। वेरी गुड सिद्धांत, गुड कस्तूरी। बस ये 4-5 बच्चे लोग पढ़ रहे हैं बस। आयुष गुड, श्रेया गुड। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, अमाइनो एसिड, लिपिड, फैट, ग्लिसरॉल, इसको जब कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से एक कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, न्यू शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। बट इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें थायरोक्सिन का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि थायरोक्सिन जो है मेटाबॉलिज्म को प्रमोट कर रहा है और ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। चलो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है ये बताएंगे?
वेरी गुड, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना। लाइपोलाइसिस का मीनिंग क्या होगा ये बताएंगे? लाइपोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? लाइपोलाइसिस बेटा मुस्कान, आप बहुत पहले का आंसर दे रहे हैं, आपके पास नेट स्लो है लगता है। वेरी गुड रोहिणी, गुड हिमांशी। बाकी बच्चे लोग आंसर दो। उसके बाद क्या था? प्रोटियोलाइसिस मींस, सिंपल तो है यार, लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड को तोड़ दो, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को तोड़ दो। और दो थे उधर साइड में, क्या थे? अच्छा एक और था, क्या था? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्सन। बेटा टर्म्स ना बार बार रिपीट में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है? नहीं तो कई बच्चे लोग ऐसे टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इन सारी चीजों को बार बार रिपीट करता हूं। ठीक है, तो ये सारे टर्म समझ में आ गए। तो ये सब थायरोक्सिन के फंक्शन हो गए। साथ ही साथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगेन एक होमवर्क में ऐड कर लो बेटा। देखो मैंने आपको आरबीसी का प्रोडक्शन किस किस से होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन किस किस से होता है ये आपको याद रखना बेटा। तो 1 2 3 4 जितने भी हार्मोन है यहाँ पे सारे याद कर लो। सेकेंड, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, कितने ऐसे हार्मोन हैं जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन और रेगुलेट करते हैं? इसमें एक आता है एल्डोस्टेरॉन, साथ ही साथ थायरोक्सिन भी आता है, ये यहां पे लिखा हुआ है, याद है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी आता है। तो ये भी एक होमवर्क में नोट करो बेटा। ये होमवर्क नहीं है, ये बेटा की नोट्स बन रहे हैं आपके, ये स्मार्ट वर्क रहेगा। जो भी बच्चा इन पॉइंट्स को नोट करके रखेगा ना, जब आगे चल के मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा तो ऐसे जब क्वेश्चंस मिलेंगे ट्विस्टिंग करके या बल्क फॉर्म में, तो आपको कंसेप्ट याद रहेगा, तो आपके ऑटोमेटिक +4 नहीं तो -1, ये आप डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए। और स्मार्ट वर्क यही है कि क्लास में ही आप उसको कंप्लीट कर लो। क्लियर हो गया? तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी हमारा थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये इन्वॉल्व होता है। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग आगे। तो आरबीसी का प्रोडक्शन तो मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया। बोन मेरो, बोन मेरो में एक स्पेशल सेल जिसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। अब ये एक ऐसी सेल्स जो मल्टीप्लाई हो सकती है, इस सेल को टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। क्या होता है टोटीपोटेंट सेल? कोई जानता है टोटीपोटेंट सेल क्या होती है? या जल्दी से आंसर यस और नो में दिया करो। जानते हैं, वेरी गुड। टोटीपोटेंसी मतलब एबिलिटी टू डिवाइड अगेन एंड अगेन, जो सेल कभी नहीं मरती, हमेशा डिवाइड होते रहती है। अब एक और हार्मोन था टीसीटी, जो यहां से सिक्रेट होता है, जिसे हम थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। वेरी गुड अर्णव। अब थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या है?
थायरोकैल्सिटोनिन ये कैल्शियम बैलेंस को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट या फिर लोअरिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ने नहीं देगा। तो कहां पे बढ़ाएगा ये? हमारे बोन्स में। बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट कर देगा। अब बोन्स को तो कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। ओके, बोन्स यदि कैल्शियम नहीं ले पाए तो हमारी बोन्स कमजोर हो जाती है, इसलिए डेली लाइफ में कैल्शियम का बहुत इसेंशियल रोल रहता है। आप देखना, जैसे जैसे ओल्ड एज के पर्सन रहते हैं ना, तो वो उनका बोन कमजोर हो जाता है, थोड़े से भी वो यदि गिर जाए तो बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, और जनरली कैल्शियम का मेन सोर्स हमारा मिल्क होता है, और जितने ओल्ड एज के पर्सन रहते हैं ना, उनसे मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता फिर, जिसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। एक टर्म आया है याद मुझे, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब हम जानते हैं कि मिल्क जो होता है, मिल्क में एक शुगर होती है, मिल्क में एक शुगर होती है, उस शुगर को हम कहते हैं लैक्टोज। और लैक्टोज के डाइजेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे कहते हैं लैक्टेज एंजाइम, जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही पर्सन की एज बढ़ते जाती है तो ओल्ड एज वाले पर्सन, उसमें ये जो एंजाइम है लैक्टोज, ये सिक्रेट नहीं होगा, लैक्टेज एंजाइम। तो उस टाइम पे लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, तो फिर लैक्टोज का कन्वर्सन हो जाता है लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड जब बना तो एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा पर्सन को, एसिड और गैस बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क का प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हुआ ना, तो पर्सन तो ऐसे ही उसका हेल्थ खराब हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि भैया अवॉइड मिल्क कंजप्शन। अब मिल्क नहीं लेगा तो उसमें कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो जनरली जो ऑर्थोपेडिशियन है, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर जो है, वो जनरली कैल्शियम के मेडिसिन टैबलेट्स के फॉर्म में देता है, ताकि कैल्शियम, क्योंकि ज्यादातर बोन्स में जो प्रॉब्लम आती है वो कैल्शियम के डेफिशिएंसी की वजह से आती है। तो मैक्सिमम लोगों को कैल्शियम का डोज दे दो, ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन है, टॉपिक से रिलेटेड था, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का एक पार्ट भी है और आपके लाइफ का भी एक पार्ट है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। बट आपके इस पोर्शन में इसका नीड नहीं है, लेकिन बात निकली तो मैंने समझा दिया। हो गया? क्योंकि ये हटने के बाद, स्क्रीन हटने के बाद आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो इसके बाद आगे का नेक्स्ट पार्ट, आयोडीन। आयोडीन बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है बेटा, जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसकी सिंथेसिस के लिए। थायराइड के बाद हार्मोन आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन के लिए आयोडीन जो है बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है। ओके, यदि थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एक ये टर्म्स जो है, जो पिक्चर दिख रहा है, इसे गॉइटर कहेंगे। सिक्रेशन कम होने की वजह से, जनरली आयोडीन का डेफिशिएंसी हुआ तो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, तो उसे हम हाइपोथायरोआयोडिज्म या फिर गॉइटर, ठीक है। ये जो टर्म है इसको मिक्सोएडिमा कहते हैं, ठीक है। बेली स्वेलिंग हो जाएगी, एक्सेसिव मास आपको दिख रहा है, थायराइड ग्लैंड में इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो। और आयोडीन रिच जो फूड होते हैं हमारे, सी बीड्स जो होते हैं,
वॉलनट्स, एग, स्ट्रॉबेरी, मिल्क, ठीक है, इसमें आयोडीन देखने को मिलता है। जनरली जो हिली एरिया में जो रहते हैं, क्योंकि आयोडीन सॉल्ट का हम यूज करते हैं आयोडीन के लिए, याद है, बट हिली एरिया में सॉल्ट बहुत कम खाते हैं लोग, और वहां के जो फूड है उसमें आयोडीन भी नहीं होता। तो वहां पे जैसे कश्मीर साइड चले जाओ तो उनको ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गोइटर की देखने को मिलती है। ओके, तो इसकी वजह से आयोडीन का डेफिशिएंसी रहा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर हो जाएगी। सबसे बड़ा इसका जो साइड इफेक्ट, जो बैड एडवांटेज जो दिखने को मिलता है। ओके, मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट होगा ना बेटा। देखो, जनरली हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए थायराइड हार्मोन चाहिए, वो टूटा नहीं तो फैट बढ़ जाएगा ना, ऐसा मोटा हो जाएगा। तो उसमें आयोडीन का रोल है, क्यों? क्योंकि आयोडीन थायरोक्सिन के सिक्रेशन में इन्वॉल्व होगा। तो देखो क्वेश्चन कितना टेस्ट करके कहां लेके जा सकता है। इस बच्चे का पिक्चर दिखा के आपको पूछा जाएगा कि ये कंडीशन को ऑब्जर्व करो, फिर वहां पे 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। इस बच्चे में थायराइड का सिक्रेशन ज्यादा हो गया है, इस बच्चे को प्रॉपर आयोडीन रिच डाइट नहीं दी गई है, इस बच्चे को खाना बहुत ज्यादा दे दिया गया है। फिर आप पहचानो क्या होता है, तब आपको वहां पे आइडिया लगाना पड़ेगा। अच्छा, आयोडीन की डेफिशिएंसी मतलब थायराइड का सिक्रेशन कम, मतलब मेटाबॉलिज्म वीक। मेटाबॉलिज्म वीक मतलब जितना भी खाया वो पचाया नहीं और स्टोर हो गया बॉडी में जाके, ऐसा रिलेशन बनता है। तो ये ऐसे लेवल टफ होते हैं। तो आगे चल के मैं आपका जब क्वेश्चन प्रैक्टिस लूंगा, ठीक है, अभी तो सिलेबस हमारा चल रहा है, सिलेबस जो है ऑन गोइंग पर है हमारा, लेकिन जैसे जब हम आगे के दौर पे जब जाते हैं तो बैठ के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना पड़ता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब हाई ऑर्डर थिंकिंग पे ऐसा नहीं कि एमटीजी फिंगर टिप में जो लास्ट लास्ट में क्वेश्चन दिए वाले सॉल्व करो, नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, इतना टफ नहीं पूछते, वो तो समझ में भी नहीं आएगा फिर क्या है। ओके, एमटीजी फिंगर टिप में जो शुरुआत के जो क्वेश्चन दिए हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले जो दिए हैं और प्रीवियस ईयर, बाकी तो मैं प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, करते भी रहूंगा आगे, ठीक है। उसको छोड़ दो बेटा, हॉट्स वाले जो क्वेश्चन है फिंगर टिप्स के उसको छोड़ दो। ये समझ में आया? तो अब यदि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, जैसे स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, इसके लिए मेडिकल टर्म यूज किया जाता है क्रेटिनिज्म। क्या यूज किया जाएगा? क्रेटिनिज्म। एक होता है जिसे कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन। ऑब्वियसली बेटा ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, इंटेलिजेंसी कम हो जाएगी, स्किन का ग्रोथ नहीं होगा, सुनने बोलने में भी प्रॉब्लम आएंगे, डिप्मेटिज्म। ओके, ये सारी प्रॉब्लम थायराइड हार्मोन की वजह से होगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्रेशन ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं होती बेटा। ये देखो, पर्सन, कुछ लोगों को आपने देखे होंगे ये ऐसे दिखते हो लोग, ये बेटा एबनॉर्मल पर्सन है, डिसऑर्डर वाले पर्सन है ये। डर तो नहीं लग रहा ना इनको देख के? थायराइड ग्लैंड में नोडुल्स बन गए, कैंसर हो गया, तो सिक्रेशन इतना ज्यादा कर देता है वो कि हमारे बॉडी पतली हो जाती है ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। ओके, तो एबनॉर्मल यदि इंक्रीज हुआ थायराइड हार्मोन का तो हमारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक टर्म आता है एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर, जिसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिसीज। थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है, प्रोस्ट्रूशन ऑफ आईबॉल, ये इधर जो दिख रहा है आपको, बीएमआर बढ़ेगा तो वेट लॉस हो जाएगा। ओके, ये कंडीशन होती है थायराइड हार्मोन के ओवर सिक्रेशन से।
अब आते हैं हम लोग जो थायराइड ग्लैंड के जस्ट बैक साइड में जो था, जिसे कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, जो पैरेट हार्मोन सिक्रेशन करेगा। ओके, 4 ग्लैंड्स बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ऑफ ईच द 2 लोब। तो एक पेयर इधर रहेगा एक लोब में और एक पेयर इधर रहेगा, ऐसे 4 ग्लैंड्स जो है देखने को मिलेगी, जो हार्मोन सिक्रेट करेगा। अब यहाँ पे कुछ जगह पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन ये आ रहे हैं बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये लास्ट में हम लोग देखेंगे तब आपको याद हो जाएगा। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रेट करता है, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होता है उसको मेंटेन करता है। जनरली ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। सॉरी, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, ये बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाएगा बताओ, कैसे बढ़ाएगा? पहली चीज तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइन, यहाँ पे जितना भी कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देगा। दूसरा आपका ये किडनी है, किडनी में हमने ऐसा बोमेंस कैप्सूल ये नेफ्रॉन पढ़े थे, याद है? तो यहाँ से कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा। तो ये दोनों भी इस जगह से कैल्शियम को बढ़ाएगा। तीसरा ये हमारी बोन है, इस बोन में से कैल्शियम को तोड़ेगा और इसको भी हमारे ब्लड में पहुंचा देगा। तो अल्टीमेटली हर जगह से कैल्शियम को लेके खींच के हमारे ब्लड में पहुंचा देगा। हमारी मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है, वहां से भी कैल्शियम को पकड़ के हमारे ब्लड में पहुंचा देगा। कौन? ये वाला हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। तो क्या बोन को तोड़ेगा, जिसको क्या कहते हैं डीमिनरलाइजेशन, बोन रिजॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल। डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो अल्टीमेटली ये सारी कंडीशन में हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताइए? हो जाएगा ना। तो इस तरह से मैकेनिज्म होती है। तो अल्टीमेटली 2 हार्मोन है, कौन कौन से? एक तो थायरोकैल्सिटोनिन और दूसरा पीटीएच, इसका शॉर्ट फॉर्म है। दोनों में मिलके कैल्शियम को रेगुलेट कर रहे हैं। कैसे रेगुलेट कर रहा है बताओ? यदि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो पीटीएच आकर के कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। यदि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो टीसीटी आके ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। तो टीसीटी ब्लड से कैल्शियम को लेकर के क्या करेगा, हमारे बोन्स में स्टोर कर देता है। ऐसा होता है बेटा। तो अल्टीमेटली ये दोनों भी जो हार्मोन है, टीसीटी और थायरोकैल्सिटोनिन और पीटीएच, ये क्या करता है, हमारे कैल्शियम लेवल को हमारे बॉडी में बैलेंस करके रखते हैं। ये वाला पिक्चर थोड़ी देर पहले शेयर किया था, अगेन हम इस पिक्चर पे आते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे? कैल्शियम, थायराइड से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है तो ब्लड के कैल्शियम को वो बोन्स में पहुंचा देगा और हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है वो, क्योंकि अभी चाहिए नहीं हमें। ठीक है, कब? जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ तब। कैल्शियम लेवल ब्लड में डिक्रीज हुआ तो पीटीएच सिक्रेट हो जाएगा। ये तीनों भी जगह से कैल्शियम को ले लेगा और हमारे ब्लड में अल्टीमेटली बढ़ा देगा। तो इस तरह से ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस कहलाता है। बेटा ये समझ में आ गया सभी लोगों को? रिस्पॉन्स करो। यहां तक के क्लियर है? सारे बच्चे लोग रिस्पॉन्स कर दो बेटा। देख रहा हूं मैं सभी के नेम मेरे रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं। तो 20 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ चुका है अभी तक के।
चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये जो हार्मोन अभी हम लोगों ने देखे, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन वाले देखे, थाइमस हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब हम लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसे कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। क्या चीज? अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर ग्लैंड, अब वो है एड्रेनल ग्लैंड, ये हम पढ़ेंगे। तो मुझे ये बताओ कहाँ लोकेटेड होती है ये? किडनी के एबो। ओके, तो ये आप जो देख रहे हो ये जो है एड्रेनल ग्लैंड है। इसके सेक्शन को जब हम कट करते हैं और माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो हमको इसके दो रीजन दिखते हैं, एक आउटर वाला पार्ट ये जो दिख रहा है और एक अंदर वाला पोर्शन ये जो दिख रहा है। तो आउटर पोर्शन को एड्रेनल कॉर्टेक्स कहेंगे और अंदर वाले पार्ट को एड्रेनल मेडुला कहेंगे। तो दोनों से जो सिक्रेशन होगा वो क्या है वो हम देखेंगे। ओके, हेलो, दोनों से जो भी सिक्रेशन होगा उसको हम समझ लेते हैं। तो वन बाय वन सारी चीजों को अभी क्लियर करेंगे। तो एड्रेनल ग्लैंड जो आप देख रहे हो कॉर्टेक्स और मेडुला की यदि हम बात करें, ओके, ये किडनी के टॉप पे ये आपको जो दिख रहा है इस तरह से, तो एक आपको आउटर पार्ट दिख रहा है और ये इनर पोर्शन दिख रहा है। तो आउटर वाला जो जोन है कॉर्टेक्स और इनर वाला पार्ट जो है ये मेडुला कहलाएगा। कॉर्टेक्स से जो भी सिक्रेशन होगा वो, अरे क्या हो गया, कॉर्टेक्स से जो सिक्रेशन होगा यदि हम देखें तो 75% पोर्शन जो सिक्रेशन होता है वो कॉर्टेक्स का ही होता है और मेडुला से जो सिक्रेशन होता है हार्मोन वो 25% होता है। तो मेडुला से जो सिक्रेट होंगे हार्मोन वो रहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ओके, क्या रहेंगे? इमरजेंसी हार्मोन। तो अभी आउटर मोस्ट जो लेयर है कॉर्टेक्स का यदि हम देखें तो उसके 3 जोन्स होते हैं बेटा। यदि हम कॉर्टेक्स को हम समझे, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये कॉर्टेक्स है, ट्राई कर रहा हूं उसी एंगल से बन जाए। आई एम नॉट ए मैथमेटिक्स टीचर और ड्राइंग आप जानते हो मेरा बहुत बेकार है। ओके, तो देखो अभी ये सबसे बाहर का एक जोन रहेगा ये वाला, ये आउटर मोस्ट पोर्शन है। इसके बाद हम अंदर आएंगे, उसके बाद हम साइड में जाएंगे। ऐसे आपको 3 जोन दिख रहे हैं। इस 3 जोन के बाद अंदर बेटा ये वाला पार्ट मेडुला है, बट मेडुला पे अभी हम नहीं जा रहे बेटा। ये मेडुला है, ये जो हो गया मेडुला हो गया। बाकी कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स का हमने देखे तो इसमें देखो 1 2 और 3 जोन दिख रहे हैं। तो आउटर मोस्ट जोन जिसे जोना
ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। सेकेंड वाला जो जोन है उसे जोना फैसिकुलेटा कहते हैं। उसके बाद अंदर वाला ये जोना है, जोना या जोन कुछ भी कह सकते हैं। ये वाला जो है जोना रेटिकुलरिस। ओके, ऐसे 3 जोन है काय के, एड्रेनल ग्लैंड के। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो पहले तो 2 पार्ट्स इसके प्रेजेंट होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, एड्रेनल मेडुला इनर पार्ट है। ये आपको दिख रहा है। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स पे हम आएंगे तो ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है। उस स्ट्रक्चर में आपको ये 3 जोन्स दिख रहे हैं, बाहर का, बीच का और अंदर का। ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। इसके सेक्शन को हम कट करेंगे और जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको माइक्रोस्कोपिक सेक्शंस जो है ऐसा दिखेगा। तो आउटर मोस्ट टफेस्ट लेयर दिखेगी कैप्सूल, उसके बाद का एक जोन ग्लोमेरुलोसा ये वाला, उसके बाद ये वाली जो सेल्स दिख रही है आपको फैसिकुलेटा, और सबसे अंदर का रेटिकुलरिस, और उसके अंदर जब जाओगे तो ये वाला मेडुला। ये पिक्चर से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? हेलो, एनाटॉमी समझी क्या? एड्रिनल ग्लैंड की रिस्पॉन्स करो तो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से रिस्पॉन्स दे दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट समझना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये जो 3 जोन है, तीनों भी जोनों से अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रेट होंगे बेटा, इसलिए इसको अलग अलग जगह पे डिवाइड किया गया है। ओके, तो देखो जोना ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करेगा, जिसे हम देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ऐसे हार्मोन रहते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले हार्मोन, हार्मोन में GFR, किडनी में पढ़े थे ना हमने, याद है? ऐसा सीक्वेंस बना लो, GFR याद रहेगा आपको। ओके, अब ये जो GFR जो है, तो इसमें सबसे पहले आता है जो हार्मोन सिक्रेट होगा, कौन सा? फर्स्टली हम देखें ग्लोमेरुलोसा, जो ना ग्लोमेरुलोसा को हमने जी बोले, जी। तो जो ना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रेट होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या चीज? यहां से जो हार्मोन सिक्रेट होगा इसे क्या कहेंगे? मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। उसके बाद जो ना वेसिकुलेटा से जो हार्मोन सिक्रेट होगा इसे कहते हैं ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। रेटिकुलरिस से एंड्रोजन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। मतलब कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड्स
ऐसा है, कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाला हार्मोन, इसलिए इसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया है। ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या है, तो देखो यहाँ पे एड्रेनल कॉर्टेक्स हम देख रहे हैं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है, यहां से जो हार्मोन सिक्रेट होगा, तो इसके 3 लेयर्स हमने देखे, रेटिकुलरिस, फेसिकुलेटा, ग्लोमेरुलोसा। हमने यहां से देखे आउटर, मिडल, इनर, यहाँ पे इनर, मिडल, आउटर ऐसा बताया। जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, कौन से हार्मोन रहेंगे, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। किससे सिक्रेट हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किससे सिक्रेट हो रहा है, जोना वेसिकुलेटा। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स किससे सिक्रेट हो रहा है, और रेटिकुलरिस से क्या सिक्रेट हो रहा है, याद रखना बेटा, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स ग्लोमेरुलोसा से होता है, और मेनली इसमें एल्डोस्टेरोन आता है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कार्टिसोल आता है। तो अभी हमको कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस क्या है, ये हम लोगों को यहां पर देखना है। ठीक है, तो सिक्रेशन कहां से हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक सेक्शंस में आपको समझ में आ गया होगा। और अब इस सिक्रेशन में इसका रोल क्या होता है, ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। जहां नहीं समझेगा डायरेक्ट पूछो, सर वो नहीं समझा, फिर से बताओ। फिर क्या है, कुछ ही बच्चे लोग रिस्पॉन्स करते हैं, तो फिर डाउट होता है कि बाकी बच्चे लोग क्लास में नहीं है, फिर मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। चलो, तो वन बाय वन एक एक हार्मोन के फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रोल क्या है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि देखो बेटा ये फंक्शंस तो याद करने वाले हैं। स्लाइड से देख लेते हैं फिर। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम से समझ में आ रहा है बेटा, ग्लूकोज से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इतने सारे। ठीक है, मतलब लीवर में ग्लाइकोजन जो है उसको ग्लूकोज में तोड़ेगा, लीवर और मसल्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नए शुगर को फॉर्म करना है। तो लिपिड को तोड़ दो, प्रोटीन को तोड़ दो, और ग्लाइकोजन को तोड़ दो, और ग्लूकोज बना लो। साथ ही साथ सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन जो है अमाइनो एसिड के, उसको कम कर दो, क्योंकि हमको ग्लूकोज बनाना, तो अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बनाएगा। ये सब पढ़े ना हमने। कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन और किडनी फंक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कार्टिसोल एक आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट भी करता है। तो ये सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शंस है। तो देखो आरबीसी प्रोडक्शन वाला एक और हार्मोन आ गया। कितने हार्मोन हो गए अभी, स्क्रीन पे ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, ऐसा सभी के साथ है क्या, एक मिनट। हाँ ऐसा दिखता है तो इन्फॉर्म कर दिया करो। अभी देखो, अब नहीं दिख रहा ना, ओके अभी चला गया। हाँ नहीं, वो जूम का प्रॉब्लम है बेटा, वो जब भी दिखता है ना, वो कभी कभी क्या होता है, वो बीच में कुछ पिक्चर्स आ जाती है या कुछ ब्लैक बॉक्स आ जाती है, कुछ भी वो कभी कभी ले लेता है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले कुछ और कर रहा हूँ, कहीं और पढ़ा रहा हूँ, कुछ और स्लाइड बीच में दिख रहा होगा, ऐसा भी आ जाता है कभी कभी। तो कभी ऐसा दिखे तो इन्फॉर्म कर दिया करो। हो गया, तो अभी देखो ये फंक्शंस आपको याद करने हैं बेटा, याद हो जाएंगे सारे फंक्शंस। नेक्स्ट देखो, कार्टिसोल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स।
और सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। इसका मीनिंग क्या है ये देख लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया मान लो, कलर चेंज करना पड़ेगा। सपोज कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन यदि आपकी बॉडी में एंट्री किया तो क्या होगा? आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगी, इरिटेशन होगा, टिश्यू डैमेज होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। तो ये सारे टर्म को सिंपल कीवर्ड में हम समझे तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो इसको यदि ओवरकम करना है तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे क्या कहते हैं? कार्टिसोल, जो इस रिस्पॉन्स को कम कर देता है। नहीं तो 1 साल पहले पिन चुभी थी, आज तक के दर्द हो रहा होता आपको, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो कार्टिसोल ने क्या किया? उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया। ठीक है, पहली चीज तो ये फर्स्ट एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। दूसरा, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। मतलब इम्यूनिटी क्या होती है जानते हो ना? कोई पैथोजन के अगेंस्ट में हमारा बॉडी को एक प्रोटेक्शन दे दिया हमने, बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाएगा, बाहर निकल गया। लेकिन कार्टिसोल क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स को कम करता है। तो ये कब काम में आता है मालूम है? जैसे हमें कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, किसी का किडनी खराब हो गया और हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो जब किडनी ट्रांसप्लांट हम करेंगे तो उस टाइम पे कार्टिसोल क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है और उस टाइम पे किडनी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये इम्यूनिटी को कम भी करता है बेटा। ओके, तो ये थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शंस, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शंस देखेंगे। फिर ये आपको आज पीडीएफ भी मिल जाएगा, सारा इंटायर पीडीएफ, क्योंकि आज ज्यादातर पीडीएफ हम इसी से पढ़ रहे हैं ना, स्लाइड से, तो उसका पीडीएफ तो देना जरूरी है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की हम बात करें तो एल्डोस्टेरोन, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमारे बॉडी में कंट्रोल करेगा। तो एक और क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस में कौन कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं? ये एक और क्वेश्चन है बेटा, जैसे बल्क में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? हमारे सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे रीनल ट्यूबवेल में, उसको बढ़ा देता है और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को एक्सक्रीट कर देता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो क्या होगा? रेगुलेट हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा कौन सा हार्मोन? एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स, थर्ड वाला, जो जोना रेटिकुलरिस से सिक्रेट होता है, याद है? तो जोना रेटिकुलरिस से जो सिक्रेट होता है, तो ये हमारा एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, ठीक है, ये सभी के ग्रोथ में हेल्प करता है। अब देखो, आप जानते हो कि कोई भी हार्मोन का जो सिक्रेशन है लिमिट से कम या ज्यादा हुआ तो क्या होगा? डिसीज होती है। हेलो, रिस्पॉन्स करो। ऑब्वियसली डिसीज होगा। तो अब ये जो डिसीज हो रही है, तो यदि हम देखें तो पहली चीज तो एडिशन डिसीज हम देखेंगे। सबसे पहले एडिशन डिसीज मींस जब कॉर्टिकॉइड हार्मोन का डेफिशिएंसी हुआ तो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा, बॉडी में वीकनेस होगी, फैटिक होगा। इस कंडीशन को एडिशन डिसीज कहते हैं। कब? जब डेफिशिएंसी होगी तब। तो हमको ऐड करना है कुछ ना कुछ, ऐसा याद रख लो। तो क्या कहलाएगा? ये एडिशन डिसीज कहलाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट एड्रिनल मेडुला। ठीक है, ये इमरजेंसी हार्मोन सिक्रेट करता है बेटा, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है।
आपको याद होगा मैंने हार्ट बीट के लिए एक मैंने एक्सीडेंट वाला इवेंट क्लास में पढ़ाया था आपको, मैंने अपना एक एग्जांपल दिया था, याद है? तो ऐसे ही यहाँ पे होता है बेटा, एंगर, फियर, स्ट्रेस, ये सारी कंडीशन को बढ़ाना और कम करना, इसमें ये जो एड्रेनल मेडुला है उससे जो हार्मोन सिक्रेट होने वाले हैं, एड्रेनलिन जिसे इपिनेफ्रिन कहते हैं एंड नॉर एड्रेनलिन जिसे नॉन इपिनेफ्रिन कहते हैं, ये सिक्रेट होते हैं। और सिक्रेट होने के बाद क्या करेगा ये, जो भी हमारा इमरजेंसी सिचुएशन है उसके अगेंस्ट में ये काम करते हैं, इसलिए इस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाले हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, ये सारा जो है एड्रेनल मेडुला की वजह से होता है। तो ये क्या कर रहा है, हार्मोन हमारी अलर्टनेस को बढ़ा दे रहा है। आप बैठे हो और पीछे एक बहुत बड़ा सा कोबरा आके बैठ गया फन लगा के, क्या करोगे आप? भागना है, रुकना है, चिल्लाना है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है? बुलडॉग आपके पीछे लग गया, अब बुलडॉग आपके पीछे लगा तो आप इतना तेज भागोगे जितना आप कभी भागे ही नहीं, और रुकोगे भी नहीं, ऑटोमेटिक ऐसा होता है। इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से होता है वो, ठीक है। पिपलरी डायलेशन जो होता है आपका, प्यूपिल्स डायलेटेड हो जाती है, स्वेटनिंग, हार्ट बीट, रेजिंग ऑफ हेयर जिसे पिलो इरेक्शन कहते हैं, ठीक है, हार्ट रेट, मसल्स, ये सारी चीज अल्टीमेटली इंटायर बॉडी वर्क इसी इमरजेंसी हार्मोन से होता है। अब ये हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, मतलब आपको तो एनर्जी चाहिए ना ज्यादा, तो एनर्जी यदि आपकी बॉडी में नहीं है तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना जरूरी है, वहां से ग्लूकोज मिलेगा तब आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए ये ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करेगा ताकि ग्लूकोज लेवल बढ़े, लिपिड को और प्रोटीन को भी ब्रेक करेगा ताकि आपको अल्टीमेटली न्यू शुगर का फॉर्मेशन करके दे और एनर्जी मिलते रहे और आपके बॉडी का एक्टिविटी चलते रहे। पिपलरी डायलेशन को हम लोगों ने बेटा ह्यूमन आईज में पढ़े हैं, प्यूपिल्स जो होता है ना कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डायलेटेड होता है, जो हमारे प्यूपिल्स आईज जो होता है चौड़ी हो जाती है ऐसी, उसको पिपलरी डायलेशन कहते हैं। इसमें डिटेल में कहाँ जाना है, डिटेल तो हम वहीं पढ़े हैं। नाइट के डिम लाइट और तेज लाइट जब आता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके प्यूपिल्स देखो नाइट के टाइम पे छोटे हो जाते हैं, डे के टाइम पे एकदम चौड़े हो जाते हैं। एकदम से टॉर्च आपके आंखों पे फोकस किया हमने तो छोटे हो जाएंगे प्यूपिल्स, ताकि वो फोकस कर रहा है ना, ताकि लाइट का कितना पास आपके रेटिना तक के जाना है। आईज वाले लेक्चर में नहीं थे क्या बेटा, जब मैं नहीं बता पाया ये वाला एग्जाम्पल? हो गया क्लियर? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझा बेटा? उस टाइम पे नहीं थे तो अभी समझ में आ गया। हाँ, ऐसा होता है। फिर इसके बाद ये है हमारे क्या चीज, एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन। पेनक्रियाज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं। तो बेटा अब सबसे पहले तो जितना भी मैंने पढ़ाया हूं, ठीक है, मुझे उसका रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों से, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये वाला जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। गोनाड हमारा रह गया है, ये आज नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। गोनाड पढ़ना है, और जो हमारा ग्लैंड्स है दूसरे, जैसे जीआईटी जो कहते हैं ना, हमारा एट्रियल वॉल, कुछ एक्स्ट्रा के, किडनी, इनसे कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और हार्मोन का मैकेनिज्म जो होता है, एक्शंस, ये वाला पार्ट, इतने पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस का ये वाला पार्ट आपका मींस ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? ह्यूमन फिजियोलॉजी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी यदि किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट्स है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे पूछिए, नहीं पूछना है
तो यू कैन लीव। हाँ बेटा, एक लेक्चर में हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा है, ठीक है, बट एक लेक्चर में हो जाएगा। बेटा ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे हो जाएगा तो आपके जो तीनों भी चैप्टर के नोट्स हैं उसका एक लिंक मिलेगा आपको, ठीक है, वहां पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। और एक काम करता हूं, मैं वो लिंक आज ही आपको पोस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा, तो अभी तक के आपके जितने भी नोट्स कंप्लीट हो गए हैं उतना आप पोस्ट कर दो, और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले आप बाद में पोस्ट करना। मीन्स न्यूरल और केमिकल दोनों के लिए आपको एक न्यू लिंक मिलेगा पोस्टिंग के लिए, दोनों एक ही लिंक में पोस्ट करना है आपको, बट चैप्टर का नेम प्रॉपर मेंशन करके पोस्ट करना है। ड्यू डेट थोड़ी सी 2-3 दिन ज्यादा रखेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि मंडे को अपना ही चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। आज का होमवर्क यही है कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, हार्मोन सारे अच्छे से याद कर लो, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे में आपका रिवीजन लूंगा और आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। और द लिविंग वर्ड पढ़ लो, क्योंकि हम लोग लिविंग वर्ड इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक और चीज, लिविंग वर्ड भी पढ़ सकते हो आप, और ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ ही साथ एक और पोर्शन आपको पढ़ना है जिसे कहते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी पढ़ के रख लो, क्योंकि एक ये और लिविंग वर्ड, ये दोनों चैप्टर थ्योरी पर बेस्ड है, और थ्योरेटिकल है, तो हम ये चाहते हैं कि दोनों चैप्टर स्लाइड की हेल्प से कंप्लीट कर ले, और स्लाइड से हम पढ़ेंगे तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, और इसका एडवांटेज फिर आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा, क्योंकि इसमें पिक्चर्स, ग्राफिक्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो लिविंग वर्ड एक ऐसा चैप्टर है बेटा, ये एक लेक्चर में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लिविंग वर्ड कल संडे पढ़ लेंगे, और इसके साथ सेल यूनिट ऑफ लाइफ भी पढ़ लेंगे, तो एक लेक्चर में मैं लिविंग वर्ड कंप्लीट करा दूंगा, और आगे 2 से 3 लेक्चर में सेल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लेंगे। नीड हुआ तो दिवाली में मैं आपके जो वैकेशन है उसमें 1 या 2 क्लास आपकी मैं एक्स्ट्रा ले सकता हूं, टाइम और शेड्यूल में आपको पोस्ट कर दूंगा। ये दोनों चैप्टर हम लोगों को दिवाली में ही कंप्लीट करने का ट्राई करना है, ठीक है। ओके, हाँ रोहिणी बेटा, पेनक्रियाज में क्या प्रॉब्लम आ रहा है पूछूं? पेनक्रियाज रिवाइज करना है? कितने नंबर के स्लाइड में था पेनक्रियाज? देखो बेटा, पेनक्रियाज में हमने कल जो स्टडी किए थे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पेनक्रियाज हमने देखे थे, ओके। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, तो पहले तो ये मिक्स टाइप का ग्लैंड होता है। इसका जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज है, जो फंक्शनल यूनिट जो होती है उसे हम आइलेट्स कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लेगरहैम्स में 3 सेल्स होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ठीक है। आइलेट ऑफ लेगरहैम्स 1 से लेके 2 मिलियन तक के हो सकते हैं। तो अल्फा और बीटा सेल जो है, तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन और बीटा सेल इंसुलिन सेक्रेट करता है, जो ग्लूकोज के लेवल जो होते हैं हमारे ब्लड और टिश्यूज में उसको रेगुलेट करके रखता है। तो ग्लूकागॉन जो होता है हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? तो अल्टीमेटली ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और सेल में ग्लूकोज के अपटेक को रोकेगा, जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको बाहर से फूड नहीं मिल रहा है। दूसरा, इंसुलिन जो होता है, यदि ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो वो क्या करता है,
ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और सेल्स को कहेगा कि भैया ज्यादा ग्लूकोज यूज कर लो, तो इस तरह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो इस तरह से ग्लूकोज होम्योस्टेसिस जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। यदि इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे बॉडी में इतना ग्लूकोज बनेगा कि हमारे को प्रॉब्लम होने लगती है फिर, जिसे हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। लंबे टाइम पे यदि ग्लूकोज हमारे बॉडी में रहा तो उसके लिए फिर हमको ऐसे इंसुलिन थेरेपी जो है ये देना पड़ता है। इतना सा तो है, ठीक है। और कोई पोर्शन ऐसा जो आपको पूछना है? ठीक है बेटा रोहिणी, ये रिवाइज करवा दिया मैंने एज पर योर डिमांड। नहीं बेटा नो, आई डोंट नो, ऐसा तो नहीं है, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। मे भी बेटा हो सकता है। अब एग्जैक्ट 8 नवंबर से ही ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं उसका आइडिया भी मुझे नहीं है, आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। बिफोर दिवाली वैकेशन आपको अपडेट मिल जाएगा कि एग्जैक्ट उसी डेट से या 1-2 दिन आगे पीछे करके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी टाइम टेबल बनने का है, हम लोगों का मीटिंग होने का है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल आपको पोस्ट करने के हैं, तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है। तो अभी यदि नितिन सर ने इन्फॉर्म किए तो श्योर बेटा होना ही है, ठीक है, वो तो होना ही है, बट वो प्रॉपर टाइमिंग वगैरह आपको मिल जाएगा एक, ठीक है, टेक्स्ट आ जाएगा, यदि बता दिए तो होना ही है। हाँ, कैटेकोलामाइन क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैटेकोलामाइन मतलब जो इपिनेफ्रिन हमने पढ़े थे ना, और नॉन इपिनेफ्रिन दोनों को मिला के कॉमनली हम क्या कहें, तो उसको कॉमनली कैटेकोलामाइन कहते हैं। ठीक है, चलो तो एंड करें फिर आज का क्लास, या किसी को कुछ पूछना है? और पूरा क्लियर है बाकी? ओके बेटा, ठीक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।